नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 2024 के चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 2 दिन का प्रकोष्ठ संयोजक सम्मेलन किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, लेकिन वहां से एक टर्न हो गया। अमित शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में ही लड़ा जाएगा। साफ शब्दों में कह दिया। माने जो कभी कभी लोग कहते थे कि कोई दूसरा आएगा, क्या होगा, उनका कुछ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह को ये क्यों कहना पड़ा, और ऐसे हालात में जब विपक्ष बिखरा हुआ है, जो राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो देखने को मिल रहा है, उसे साफ जाहिर है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। और यह भी साफ दिखता है कि जो 2024 का चुनाव होगा, मोदी बनाम आल होगा। एक बात और कही गई, एक और विपक्ष बिखरा हुआ है, दूसरी ओर यह भी कहा गया है एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है। बीच बीच में नीतीश कुमार कभी कभी कुछ ऐसे बयान दे रहे थे जिससे कि विषम स्थितियां उत्पन्न थी। उसके बारे में भी वहां कह दिया गया कि नहीं, हम पूरी तरीके से नीतीश के साथ में हैं, हम गठबंधन धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और 2025 तक हमारा ये गठबंधन रहेगा, माने अगले विधानसभा चुनाव तक। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अवसर पर ये बात कहना क्यों? क्योंकि इसलिए भी है कि अभी हाल में जो एक सर्वे आया है, उसके अनुसार मोदी की लोकप्रियता सभी नेताओं में भारी है। मोदी के मुकाबले कोई टक्करी नेता नहीं है आज के जो हालात है। और दूसरी बात यह भी है कि जो भगवा दल है उनके लिए एक प्रतीक है मोदी, और फिर मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी परिस्थितियां हैं। तो क्या वास्तव में 2024 मोदी बनाम आल होने जा रहा है? क्या बिल्कुल सफाया होगा? और जैसा अमित शाह कह रहे हैं कि पिछले चुनाव से ज्यादा हम संख्या में जीतेंगे, उन्होंने भी दावा किया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्या कारण है? क्या भारत में मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं है? विपक्ष क्यों बिखरा हुआ है? और वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनौती भी बने हुए हैं लेकिन उनका कोई असर भी नहीं दिखता है? और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको परिचय कराएं, भारतीय जनता पार्टी से धर्मप्रकाश जी गुप्त हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरे समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नितेन भाई हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और तीसरे कांग्रेस से तुफैल अहमद है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपने इस मुद्दे पर और थोड़ा सा एक दिशा देने का प्रयास भी करेंगे और एक भविष्य भी बताएंगे कि वास्तव में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले धर्मप्रकाश जी, ये तो सबको मालूम था कि मोदी का चुनाव होगा, मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे, सब कुछ तय था। फिर उसके बावजूद अमित शाह का ये बयान क्या मायने रखता है? क्या एक हौसला बढ़ाया गया आप लोगों का, या फिर कोई कंफ्यूजन था जिसे दूर किया गया? कंफ्यूजन तो कहीं था ही नहीं। हौसला बढ़ाने का काम तो हमेशा होते ही रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की जनता में दुविधा ना रहे। ये बात तो जनता की दुविधा को समाप्त करने के लिए हमने स्पष्ट कर दिया कि हम अगला चुनाव 2024 का मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब जैसा आपने स्वयं कहा, सर्वे आया कि मोदी सब पर भारी हैं, तो निश्चित रूप से जो लोकप्रिय दूरदर्शी प्रतिभावान है
उसको हम आगे लेकर के आते हैं, तो मैं समझता हूं ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत। लेकिन आपने एक शब्द कहा कि कोई दुविधा न रह जाए, मैंने कहीं ना कहीं कोई दुविधा थी क्या? नहीं, पार्टी में नहीं, जनता में। जनता हाँ, अलग अलग सोच आई हो। हाँ, कि कभी कि भाई तमाम नाम है हमारे यहाँ प्रभावी, हाँ, उनके बारे में जनता सोच रही हो, तो उसको तो स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब आपकी पार्टी में कुछ नेता हैं जो वास्तव में दावेदार भी हैं, ऐसे कुछ लोगों के नाम बताए? दावेदार तो नहीं कह सकते। हाँ, क्या कहेंगे? जो मैंने उस काठी के हैं, ये तो काठी के भाई देखिए, जीवन नश्वर है, तो आपको सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन तैयार करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार हमारे यहाँ सेकंड लाइन के लोग सामने निकल करके आए हैं, और जिनकी अच्छी लोकप्रियता है, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी हैं, इन लोगों की अच्छी लोकप्रियता है। तो इस लोकप्रियता को, भाई इस लोकप्रियता के आधार पर आप एक बार तो कई सर्वे हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ भी लोकप्रियता में सबसे ज्यादा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ भी हैं, अभी तो फिलहाल उनके पास प्रदेश की जिम्मेदारी है, और वो प्रदेश है जो हिंदुस्तान के भाग्य का निर्माता है। संसद को निर्मित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपको हर मोर्चे पर सन्नद्ध रहना चाहिए। माने भाग्य निर्माता हमारे योगी आदित्यनाथ, ये तो हम लोगों के गर्व की बात है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में अपने को बताते हैं, हालांकि संख्या बल इतना कमजोर है और आपके नेतृत्व में भी वो संबल नहीं है जिसके कारण विपक्ष को आप एक कर सकें या एकजुटता ला सकें। क्या कहना है इस बारे में? अब तो मोदी बना माल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज है, हाँ, ये सर्वे कहाँ होते हैं आपको मालूम है? ठीक है। अभी 2 महीने पहले तमाम सर्वे टीवी पर चल रहे थे कि मोदी जी का ग्राफ बुरी तरीके से गिर रहा है। उस ग्राफ को बचाने के लिए ये फर्जी तरीके से सर्वे सामने आते रहते हैं। देखिए, ये सर्वों पर तो आप यकीन ही नहीं कर सकते। देश के अंदर अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है इस समय देश के अंदर, किसान परेशान है, युवा परेशान है, और महंगाई इतिहास में सबसे ज्यादा है। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि देश के अंदर कोई टक्कर देने वाला नहीं है। आज जो इनकी विडंबना है कि बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे प्रत्याशी होंगे, इनकी पार्टी के अंदर ही विरोधाभास है। आप विगत 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड देख लीजिए, नितिन गडकरी जी का बयान देख लीजिए कांग्रेस के प्रति, और राजनाथ सिंह जी का बयान देख लीजिए कांग्रेस के प्रति। कहीं ना कहीं इनके पार्टी के अंदर भी एक विद्रोह की स्थिति बन रही है अंदर ही अंदर। दूसरी चीज आप ये देख लीजिए कि देश आज 8 साल बाद देश जिस आर्थिक बर्बादी की ओर चला गया है, ये मोदी जी भी देख रहे हैं, उनके सहयोगी भी देख रहे हैं कि आज इनके जो सहयोगी हैं, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे बीजू जनता दल हो, चाहे वो आपके अकाली दल हो, चाहे बिहार में नीतीश जी हो, कोई इनके सामने संतुष्ट नहीं है। रहा आपने विपक्ष की बात, कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, और आप देखा लगातार हम महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए और आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। एक सिर्फ वही वाहिद नेता है जो पूरे भारत में भाजपा को टक्कर दे रहे हैं, उनके खिलाफ, नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। मान गए। नितिन भाई, आपने सुना कि किस तरीके से अपने आत्मविश्वास को प्रदर्शित किया धर्मपाल जी ने, और तुफैल ने बताया कि ये मुद्दे हैं और ये हैं, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं कि विपक्ष तो बिखरा हुआ है, और खासतौर अगर यूँ देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां भी हैं, जैसे मैं आपका ही नाम ले लूँ, सपा, वो भी कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग और इसमें फंसी हुई है, और विधान परिषद में ये जानते हुए कि जीत हमारी नहीं है, उसके बावजूद आप जो है कोल को प्रत्याशी बना करके लाए हैं, और इसलिए कहीं आपको भय है कि कहीं ये सब उधर न चले जाए, तो आप अपने साथ ले आए हैं। तो ऐसी स्थिति में मोदी के मुकाबले कौन है? कोई नहीं है। वर्मा जी, पहली तो मुख्य बात जो माननीय गृह मंत्री जी ने कही, और जिसको अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं उस बात पर आना चाहता हूं कि मूल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी
और आदरणीय नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उदय हुआ और जब वो माननीय प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनाए गए और उसके बाद जो उनसे वरिष्ठ लोग थे उनको जिस तरीके से जिस बात को लेकर दरकिनार किया गया था उसमें एक बात मुख्य रूप से रखी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी में आयु की सीमा रखी गई थी। उस आयु सीमा के चलते जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर और बहुत प्रमुख वरिष्ठ नेता थे, चाहे आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी हो सकते हैं, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी हो सकते हैं और जसवंत सिन्हा जैसे उस समय के जसवंत सिंह जैसे लोग जो वरिष्ठ लोग थे जिनको ये कह के संसद से उनको टिकट से महरूम कर दिया गया था कि ये लोग 70 और 75 की जो उनकी आयु सीमा उस समय निर्धारित थी इसको क्रॉस कर गए और इसके ऊपर के लोग अब भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर नहीं रहेंगे। और इसी के चलते नरेंद्र मोदी जी युवा प्रधानमंत्री के रूप में लाए गए और उन्होंने 2 अपने कार्यकाल पूरे किए। उस कार्यकाल में भारत में जिस तरीके से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसको स्वर्णिम काल कहने में शक्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे दौर में देश को आर्थिक क्षति हुई, देश में जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई की मार बढ़ी, देश के तमाम पीएसयूज, तमाम ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट की संपत्तियां जो भारत सरकार को बहुत अधिक प्रॉफिट देती थी, उन तमाम प्रॉफिट की संपत्तियों को कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम किया गया। इसी तरीके से जिस तरीके से देश की आर्थिक प्रगति हो रही थी, यहां तक कि वो नौबत आई कि रिजर्व बैंक का जो प्राइवेट और रिजर्व फंड होता था वो तक भी वापस लिया गया। देश की आय बढ़ाने के लिए तमाम चीजें बेची गई, फिर भी देश में कर्जा बढ़ा। एक मैं क्लियर कंप्लीट कर रहा हूँ, देश में कर्जा लगातार 78,000 करोड़ का कर्जा और 78 लाख करोड़ का कर्जा 122 लाख करोड़ हो गया, जबकि पहले वो 65 लाख समथिंग में था। और अब जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म 1950 का है, 2024 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 74 साल के हो जाएंगे। अब ये निश्चित रूप से पार्टी के अंदर भी अगर जैसा ये आंतरिक लोकतंत्र की बात कहते हैं और ये कहते हैं एक आदमी की पार्टी नहीं है, यहाँ हमारी बहुमुखी प्रतिभा के लोग हैं, बहुत सारे लोगों को समय समय मौका दिया जाता है, उस परिदृश्य को देखते हुए निश्चित रूप से पार्टी के अंदर भी जनता में भी ये चर्चा हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी 74 साल के हो रहे होंगे तो क्या अपने उस परंपरा को कायम करेंगे जिसके चलते इन्होंने अपने तमाम सीनियर नेताओं को दरकिनार करने का काम किया था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी राजनीति से संन्यास लेंगे या इनका रिटायरमेंट होगा, कोई नया चेहरा जो 70 साल से कम आयु का 70 साल से कम आयु का होगा उसको बनाया जाएगा। एक चर्चा और बहुत तेजी से चली, जब ये राष्ट्रपति के चुनाव में आदिवासी क्षेत्र से एक महिला को लेके आए जो महामहिम के पद पर सुशोभित हुई, तो बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया कि हम दलित और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उसमें तमाम दलित क्षेत्रों और जो आदिवासी और तमाम पिछड़े समुदायों में ये चर्चा हुई कि देखिए महामहिम का पद तो बहुत सम्मानित होता है लेकिन अधिकार उसके पास कुछ नहीं होते हैं और वो शब्द नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ये कहा जाता है आमतौर पे कि महामहिम जो पद होता है वो प्रधानमंत्री की रबर स्टैंप ही होता है। ऐसे चलते अगर आप वास्तव में दलित हितैषी हैं, वास्तव में पिछड़ों के हितैषी हैं, वास्तव में अति पिछड़ों की बात करते हैं, आप अति दलित की बात करते हैं, तो आप क्या दलित या पिछड़े समाज से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा लॉन्च करेंगे? ये चर्चा बहुत तेजी से चलने लगी थी, जिसके चलते आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को इसकी सफाई देनी पड़ेगी कि इस पार्टी में हम दो और हमारे दो के अलावा कोई नहीं है। जब तक हम हैं तब तक इस देश पर शासन करने की योजना हमारी है, बाकी फैसला तो जनता करेगी कि जनता आखिर क्या करेगी। अब आपके दूसरे सवाल, संक्षेप कर दीजिएगा। अब आपके दूसरे सवाल पर विपक्ष बिख रहा है। देखिए विपक्ष और पक्ष ये दो चीजें नहीं होती हैं। पक्ष एक सत्ता की पार्टी है, विपक्ष अपनी अलग अलग बहुत सारी विचारधाराओं की पार्टियां हैं और सबके अपने झंडे, अपने घोषणा पत्र, अपना संविधान सब कुछ है। तो लोग अपने अपनी विचारधारा से लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जिसकी विचारधारा या जिनकी विचारधारा समान होगी वो लाइक माइंडेड लोग होंगे। हो सकता है चुनाव के समय कुछ लोग मिल भी जाए, हो सकता है लोग अपनी अपनी विचारधारा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। फैसला जनता करेगी कि हमें इस समय जो देश की मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको मौजूदा परिस्थिति को आगे बढ़ाना है या इसमें कोई बदलाव करना है, ये फैसला जनता के हाथ में छोड़ दिया जाए। धर्म प्रकाश जी, 3 क्वेश्चन उठे हैं। एक क्वेश्चन बड़े अहम रूप से उम्र का उठाया है नितेन भाई ने और 2 क्वेश्चन उठाए हैं तुफैल ने कि जो गडकरी हैं और राजनाथ सिंह है वो किस तरीके के बयान कांग्रेस में
राजनाथ सिंह का बयान तो अभी हाल में आया है, इसमें वो कहते हैं कि मैं 62 के युद्ध के लिए नेहरू को दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, और मुझे मालूम है कि नियत जो होती है वो क्या होती है और परिस्थितियां क्या होती हैं, इस तरीके को उन्होंने कहा। और उन्होंने नेहरू जी को कटघरे में खड़ा करने से इनकार कर दिया, जबकि आपकी पार्टी मतलब हर बात में नेहरू 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 करती है। क्या कहें, जो ये बात संकेत दिया है इन्होंने, ये किस बात का द्योतक है? पहली बात तो उम्र वाली हो जाए। हाँ, उम्र वाली हो, हाँ। जहां तक दरकिनार करने वाली बात है, तो उस निर्णय के बावजूद भी मुरली मनोहर जोशी को कानपुर से और अडवाणी जी को गांधीनगर से लड़ाया गया। ठीक। उस समय 75 वर्ष के ऊपर थे दोनों लोग। ऊपर थे। ठीक है, आखिर कोई सीमा कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, माने ये मान के चलने कि जो मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी को 75 वर्ष के बाद जो छूट दी गई है, वो लाभ सामयिक परिस्थितियों में वो लाभ दिया जा सकता है। ठीक हो गया। दूसरा, देखिए, अगर हम अपने देश को कमजोर करना चाहते हैं तो अपने पूर्वज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की आलोचना करते रहें, इससे होगा क्या? परिस्थिति, ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कही, मैं परिस्थितियों को मानता हूं। क्यों? कि हमें अंग्रेज दे क्या गए थे? कोई फौज नहीं थी, हमारे पास असलहे नहीं थे, हमारे पास आर्म्स नहीं थे, एम्यूनिशन नहीं थे। ये हमारा बड़ा दिल है, ये हमारा बड़ा दिल है। मैं कल एक पढ़ रहा था, कल ही गूगल में एक मैसेज आया, उसमें इंदिरा गांधी और नेहरू जी एक सूप पी रहे हैं, और उसमें यह आया कि भ्रष्ट तंत्र का आरंभ नेहरू काल से हुआ। समस्या इस बात की है कि जिसको जनता पसंद करती है, सन 62 में आप चुनाव युद्ध हारे, लेकिन उसके बावजूद क्या नेहरू की लोकप्रियता कम हुई? 62 के बाद वाला कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीती, क्या लोकप्रियता कम हुई? आज मोदी आगे क्यों है, या भारतीय जनता पार्टी आगे क्यों है? क्यों? कि जनता ने गलती की थी। जिस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज लाए और उन्होंने जो योजनाएं बनाई, पब्लिक में उसको सही ढंग से पॉपुलराइज नहीं हो पाया, या मिथ्या जो उसके ऊपर थे आरोप वो ज्यादा कर गए, लिहाजा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा पीछे किया। लेकिन उसके जो परिणाम 10 साल में आए, उससे उनको लगा नहीं हमारी गलती थी, और उस गलती का फायदा आज हमको मिला। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस विरासत को संभाल लिया। यानी हम चारों तरफ काम कर रहे हैं। जिस चीज को आपने कभी सोचा नहीं था, आज हम उस काम को कर तो रहे हैं। आपको भाई क्यों आपको स्वीकार नहीं करती जनता? सबसे बड़ी बात है कि मोदी को ही क्यों स्वीकार कर रही, बाकी जगहों में तो लोग हैं। आज गहलोत हैं, या गहलोत क्या दिखाया गया? जोधपुर में बाढ़ का पानी था, जोधपुर के जब पत्रकारों ने उनसे पूछा बाढ़ के बारे में, वो बात करने लगे कि सोनिया गांधी को ईडी परेशान कर रही है, यानी जनता बेकार है। तो जब आप इस तरीके की बात में आवेंगे, अधीर रंजन चौधरी इतना वो तो बात की बात हो गई, मैं थोड़ा सा यही बात की ओर कर रहा हूँ। क्या ऐसा आपके एक लाइन में क्या ऐसा भी आपके चल रहा है कि नहीं अब मोदी के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, जैसा कि अमित शाह को कहना पड़ा? क्या ये और जो इस तरीके की बयानबाजी आई है, मतभेद आ रहे हैं विचारों में, उनके बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ इसलिए नहीं है जी। ऐसा कि भाई जब नेहरू जी मरे सन 64 में, एक किताब आई मार्केट में, आफ्टर नेहरू हु, लेकिन क्या उसके बाद इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत नहीं पैदा हुई? तो ये कोई भी भाई, राम के बाद कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण के बाद कल की अवतार होगा, तो होता रहता। चलिए, तो फिर भाई अगर आप देखिए, अभी मैं 2 इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जब ममता बनर्जी पहल करती हैं तो सब लोग एक साथ होकर के करते हैं, लेकिन हालांकि फिर भी कई राज्य जैसे कि बीजू पटनायक का है, रेड्डी का है, यहाँ तक कि झारखंड का है, ये सब कट जाते हैं। वही अब जब विपक्ष जो है माइनस ममता बनर्जी उपराष्ट्रपति में करता है,
तो फिर ममता बनर्जी कह देती हैं कि हम इस इलेक्शन में भाग ही नहीं लेंगे, हमसे पूछा ही नहीं गया। तो अभी से जब ये हाल है तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी की कोई स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज है कि हाँ। राष्ट्रपति का चुनाव आपने देखे, इतिहास हमेशा देख लीजिए, सत्ताधारी दल ने ही अपने से वो पास दूसरी रखा बात है। है, लेकिन और देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं ईडी का डर, कहीं ना कहीं अन्य कारणों से आपने वो वोट हासिल किए। ठीक है, चलिए द्रौपदी मुर्मू जी बनी, लेकिन आप देखिए पूरे भारत में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है भाजपा का। पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिए, कहाँ पर है, पूरे देख लीजिए, आप पूरे भारत में देख लीजिए। अन्य विपक्षी दल अन्य राज्यों में तो है, देखिए अन्य राज्यों में तो है। आप जैसे बीजेपी को आप देख लीजिए दक्षिण राज्यों में कहाँ है। आप देखिए, अगर बीजेपी दावा करती है कि हम पूर्ण भारत में है, तो दक्षिण राज्यों में कहाँ है? कर्नाटक में देखिए वहां भी तो जिस तरह सरकार बनाती है अपना ईडी और पैसे के दम पर, सरकार तो बनी कांग्रेस और स्वामी के उस पे, लेकिन अपने पैसे और अपने ईडी के डर से जो सरकार जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया। देखिए सबसे बड़ी चीज है, ये देश के एकदम सबसे अहम मुद्दा इस टाइम महंगाई, बेरोजगारी और किसान और डूबती अर्थव्यवस्था है। और देखिए पूरी देश की जनता, बताइए जब विपक्ष एक नहीं होगा तो जनता, देखिए विपक्ष लोकसभा चुनाव कोई संयुक्त विपक्ष नहीं लड़ रहा है। हाँ। देखिए यहाँ पे कांग्रेस का अपना एक मैनिफेस्टो होगा। हाँ। जो हमारी विचारधारा से और जो हमारे कार्यक्रम से सम्मिलित होंगे, जो उनको मानेंगे, वो हमारे गठबंधन में होंगे, जो प्रगतिशील गठबंधन में होंगे और जो अपनी विचारधारा से लड़ेंगे। जैसे अभी नितिन भाई ने कहा, हर पार्टी का अपना एक सिंबल होता है, अपनी विचारधारा होती है और अपने मुद्दे होते हैं। और हमारे साथ जो पार्टी, क्या राहुल गांधी वो शख्सियत है कि जो चुनाव घोषणा पत्र देंगे उसके मुकाबले में सारे लोग उनके साथ बिल्कुल। आप देखिए आज देखिए माननीय सोनिया गांधी जी, जिन्होंने कांग्रेस को 2 टर्म में जीत दिलाई और देश भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा विकास दर 10.8, चाहे हमारे धर्मपाल गुप्ता जी बैठे हैं, 10.8 विकास दर गई। ये पूरे भारत का इतिहास है। राजीव गांधी जी के समय में 10.2 थी। तो ये सुनिए, देखिए सबसे बड़ी चीज, ठीक है, जनता आज धर्मांता में इन्होंने फंसाकर, धर्मांता का जहर फैलाकर इन्होंने सत्ता हासिल की। ठीक है, 2 टर्म में आप आए, लेकिन 2024 मैं आपको इसी चैनल पे कहने जा रहा हूं, 2024 परिवर्तन का दौर होगा और कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी आएंगे। क्यों? जिस हिसाब से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सेना के में युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपने बिहार में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, जिस तरह से विरोध हुआ, जिस तरह से युवाओं ने विरोध किया, आपने देखने काबिल होगा कि पूरे देश के अंदर इनका विरोध होगा। चलिए नितिन जी, आप तो अच्छी बात रखते हैं। क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं राहुल गांधी, जैसा कि तुफैल दावा कर रहे हैं? और क्या जो विपक्ष है, अब आप देखिए हर राज्य में अपना अपना नेता है। आप उड़ीसा, बंगाल, केरल, त्रिपुरा, कहीं पर भी आप देख लीजिए। मैं बीजेपी वाले राज्यों की बात न करके दूसरी बात भी करता हूँ, तो सबके अपने अपने नेता। जैसे तमिलनाडु में किस तरीके से केसीआर का काम चल ही रहा है, जगन रेड्डी अपने को कहीं से कमजोर समझते ही नहीं है। तो मेरा कुल मिलाकर के, और अगर ले दे करके बातचीत ये भी है कि समाजवादी पार्टी है तो जो अपनी अच्छी स्थिति में, उसकी भी दूरियां हैं। हालांकि अभी बीच में आ गया था कि कुछ कांग्रेस से कुछ तालमेल बैठने की भी कुछ बात हो रही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत होंगे और जनता उनको स्वीकार करेगी? देखिए वर्मा जी, ये एक संसदीय परंपरा रही है सदैव से कि कोई पार्टी अपना चेहरा दे सकती है। चुनाव के पूर्व अपना प्रधानमंत्री पद का कोई पार्टी दे सकती है अपना चेहरा, ये उसका अपना अधिकार हो सकता है। लेकिन नॉर्मली स्थिति ये होती है कि चुनाव के बाद ही संसदीय की बैठक होती है, तमाम पार्टियों की अपनी पार्लियामेंट की बैठक होती है, अपना नेता चुनते हैं और नेता मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये अभी बात कहना जल्दबाजी होगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से दमन का दौर चल रहा है, और उस दमन से, जैसा कि 77 के दौर में आपने देखा कि इमरजेंसी का दौर चला, उस समय कोई बोलने की स्थिति में नहीं होता था। जो बोलता था वो जेल के शिक्षों के पीछे होता था और जनता कोई बहुत विद्रोही मानसिकता में नहीं थी। लेकिन जब चुनाव का मौका आया
तो उसने परिणाम बदल दिया। ठीक आज जनता के दिलों में, चूंकि हम लोग जनता के बीच रहते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, तो जो दबी जुबान लोगों की हम लोग बात सुन पा रहे हैं, उनके विचार समझ पा रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये स्वतः स्फूर्त अंदर अंदर जो एक बदलाव की आग जरी हुई है, इस आग को कोई भी मतांधता, कोई भी सांप्रदायिकता इसको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आम आदमी जान गया है कि मेरे बच्चे को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और जो इस सरकार के रहते संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से जनता बदलाव करेगी। और जनता जब बदलाव करेगी, जो आपने जैसा नाम लिया, तमाम प्रदेशों के तमाम मजबूत सशक्त लीडर हैं, वो अपने अपने प्रदेश से बदलाव की आग को आगे बढ़ाते हुए लेके आएंगे, चुनाव बाद तय हो जाएगा। दो सवाल है। एक सवाल तो ये है, क्या सपा एक बार फिर कांग्रेस से तालमेल करने के लिए लोकसभा के चुनाव में तैयार है? अभी इस बात पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं केसीआर जी के साथ भी बात हो रही, राष्ट्रीय स्तर पर किस परिप्रेक्ष्य में मोर्चा बनेगा, वो अभी उस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो भी उचित निर्णय होगा वो हमारा नेतृत्व लेगा। नंबर 2, एक और मोदी होंगे एनडीए से प्रधानमंत्री पद के दावे, और विपक्ष से कोई होगा नहीं, तो भी जनता किस पर विश्वास करेगी? ये भी ठीक है, अलग अलग होंगे, तमिलनाडु से कोई हो जाएगा, उधर ममता बनर्जी हो जाएंगे, उधर बीजी पटनायक हो, सब अपने अपने हो जाएंगे, लेकिन जनता पूछेगी भैया विपक्ष का है कौन, तब क्या होगा? वर्मा जी, इसका इतिहास पूर्व में पहले भी देखा गया है जी, कि चुनाव पूर्व भी, चाहे जब देवेगौड़ा जी का दौर आया हो, चंद्रशेखर जी का दौर आया हो, आई.के. गुजराल जी का दौर आया हो, वीपी सिंह का दौर आया हो, जब जनता बदलाव चाहती है तो फिर वो बदलाव चाहती है। नेता कौन होगा ये बात बाद में तय हो जाएगी, क्योंकि ये धरती वीरों से खाली नहीं है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हर पार्टी में उनकी सेकंड लाइन होती है, ऐसे हर दल में अब जो व्यक्ति नेता होता है वो देश का नेतृत्व करने की भी क्षमता रखता है। वो अलग बात है, जैसा कि इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पहला कार्यकाल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री कार्यकाल का था, और इन्होंने कहा कि हम अपनी बात को जनता तक नहीं ले जा पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2 बार कांग्रेस सत्ता में आई, और आज जब हम आए दोबारा सत्ता में तो हमने उस गलतियों को ठीक किया, और इन्होंने सोशल मीडिया, साम दाम, गोदी मीडिया और जो भी उपकरण हो सकते हैं उसका भरपूर उपयोग ने दुरुपयोग किया। शासन के पैसे का भी दुरुपयोग करके लोगों तक उस बात को प्रचारित करने का काम किया, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। जैसे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ऐसे ही लोगों को भी कोई चीज मोटिवेशन की अति होती है, तो अब वो अति जो है उकलाहट में परिवर्तन होने जा रही है, और अब निश्चित रूप से अब वो 10 सालों का जो दौर बीता है, अब वो बदलाव की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप में नया नेतृत्व आएगा। चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं मोदी बनाम आल की। सबसे पहले मैं बात करूंगा धर्मप्रकाश जी, जैसा कि हमारे दोनों प्रतिनिधि सपा और कांग्रेस के कह रहे हैं, जनता में बड़ा उबाल है, जनता में बड़ा गुस्सा है, और इन्होंने कुछ तुलना ऐसी कर दी कि जैसे इमरजेंसी के समय परिस्थितियां थी, वो किसी को बोलने नहीं दिया जाता था, सब कुछ है, लेकिन जब मौका आया तो सबने जबरदस्त करके सत्ता से उनको बाहर कर दिया। इनका कहना है कि ठीक है, भले ही विपक्ष एक न दिख रहा हो, लेकिन विपक्ष का नेता भी पैदा हो जाएगा, जिससे कि मुरारजी भाई पैदा हो गए, वीपी सिंह हो गए, उदाहरण के रूप में देवेगौड़ा हो गए, इंद्र कुमार गुजराल हो गए, सब इनका कहना कि ये सब हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हो गए इस देश के प्रधानमंत्री। तो इनका कहना है कि ये सब बिल्कुल होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है कि देश की जनता में महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और अन्य समस्याओं को लेकर के कहीं अकुलाहट है, और ये अकुलाहट वोट में बदल सकती है? वर्मा जी, अगर अकुलाहट होती तो इंदौर में जो परिणाम आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो परिणाम ना आते अगर अकुलाहट होती। दूसरी बात रही है, जितने आपने नाम लिए, चेहरा सामने होता, बीपी सिंह का चेहरा सामने था उस समय वो फोर्स कांड के कारण, इसलिए बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। बाकी जो आपने नाम लिए, किसी ने ना पब्लिक को फेस किया, ना कोई चुनाव लड़ा। इवन तो चौधरी चरण सिंह जी ने तो संसद ही नहीं फेस की। तो ऐसे लोग बन जाएंगे
चले जाएंगे भाई। एक शहर में हुआ कि हाथी जिस पे माला डाल देगा वो राजा बन जाएगा, लेकिन क्या उससे राज्य चलेगा? आपको आज भारतवर्ष को क्या चाहिए? स्थिर प्रगति, दूरंदेशी भविष्य के बारे में क्या योजना में? देखिए, महंगाई के कारण क्या होते हैं, मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक होती है, उसमें एक ये है कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्राइस लेवल नीचे आएगा। अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइस लेवल ऊपर जाएगा। अगर प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि वो प्रोडक्शन उसके लिए पूरा नहीं पड़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। अब देखिए, महंगाई बढ़ने के बाद आपको चीजें मुहैया हो जाएं, स्कैरसिटी ना हो, यह ज्यादा बड़ी बात है। आज लंका का उदाहरण ले लें, पाकिस्तान का उदाहरण ले लें। लंका में हुआ क्या कि लोग बोरी में रुपया लेके जा रहे हैं लेकिन वहां सामान ही नहीं है, क्योंकि आप आत्मनिर्भर नहीं, आपने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। आज हम ये तो सोच रहे हैं कि हमको कृषि की आय दुगुनी करनी है। कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, ये एक अलग बात है। आप प्रयास तो कर रहे हो, बस अब बीच में प्लीज नहीं, 2 सीढ़ी चढ़ो तो क्या होता है, हम क्या करें? देखिए, आज पूरे दुनिया में 8.38% की महंगाई है, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। भारत में 7.79 की महंगाई है। एग्री? इस महंगाई में आज युद्ध चल रहा है, महायुद्ध चल रहा है। हम उस महायुद्ध के बारे में खबरें पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, लेकिन क्या इस पे आर्थिक स्थिति प्रभाव नहीं आएगा? आज लंका में भूख से मरने के लिए हमने क्या किया? हमने उनको दिया। एक जमाना वो था लाल बहादुर शास्त्री के समय जब युद्ध हुआ, हमने मजबूरन, चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति, उस समय गेहूं अवेलेबल नहीं था, शक्कर अवेलेबल नहीं थी, हमने महीन काठिया वाला गेहूं, लाल गेहूं लाइन में लग करके लिया और वही खाया। ठीक है, क्या वो स्थिति आप चाहते हैं? ठीक बात, मैं मान गया। अब जरा थोड़ा सा तुफैल थोड़ा संक्षेप में बताइएगा जरा, क्योंकि और क्वेश्चन भी हैं। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है। आज डॉलर की स्थिति देख लीजिए, आप पूरे में 80 के क्रॉस कर चुकी है। अब मेरे भाई कह रहे थे, इंटरनेशनल चीजें बता रहे थे। अब आप स्थिति देख लीजिए कि जो कांग्रेस के समय सिलेंडर 400 मिलता था, 200 रुपए के करीब सब्सिडी मिलती थी, आज आपने 1000 रुपए के ऊपर कर दिया। शक्कर का क्या रेट है? आम जीवन के जो लोगों के भरण पोषण का। तो एक शब्द ये और कह रहे हैं कि ठीक है आपका सस्ता होएगा, लेकिन बड़ी किल्लत थी, सिलेंडर बड़ी मुश्किल में मिलता था। देखिए, जब देश आजाद हुआ था, प्रकाश जी खुद मालूम होगा, आज जो है महंगाई होने के बावजूद हम पूरी यथावत सप्लाई कर रही है, कह रहे हैं। देखिए, यथावत सप्लाई की बात नहीं होती है। किसी भी देश की जनता की कमर तोड़ दीजिए। आज आम जनता, मिडिल क्लास, गरीब जनता जिस तरह से सरवाइव कर रही है, उस सरवाइव को आप नहीं देख पा रहे, उसके पर आप धर्म का चोड़ा ओढ़ के आते हैं। दूसरी चीज आप देख लिए, आज मनमोहन सिंह जी के समय में 35% जो रोजगार दर थी वो 35% थी। 3.5 ग्रोथ दर थी जो रोजगार की दर थी। जब जिस विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मंदी थी, पूरे विश्व के बैंक बंद हो रहे थे, 2.6 मिलाए, आज 1.6 के करीब इनकी ग्रोथ रेट है युवाओं के। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये देश, आप कह रहे हैं महंगाई, आप व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर अलग थलग पड़ चुके हैं। आज विश्व की राजनीति में आप अलग थलग पड़ चुके हैं। आज चीन, जब खुद आपके रक्षा मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि चीन की नीयत ठीक नहीं है, आज चीन ने हमारे आपके हजारों किलोमीटर आकर अपने गांव बसा लिए हैं। वो अभी बात कर लेंगे, वो भी बात करें। नितिन, जरा एक समझाइए हमको कि आप लोग बड़े कह रहे हैं जनता में बड़ा गुस्सा है, ये है वो है, दुनिया भर की बात आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से महंगाई की बड़ी मार है, लेकिन जनता का तो कहीं गुस्सा दिखता नहीं है। जनता तो आप पेट्रोल 100 के पार कर दिए तब भी बेचारी ले रही है, अब भी ले रही है। कहीं आपको कहीं कुछ आक्रोश दिखता है, कहीं कोई गुस्सा दिखता है, कहीं कोई जनता में ये दिखता है कि जनता परेशान नजर आ रही है? तो जब कुछ दिखता ही नहीं है तो यही तो मोदी की सफलता का सबसे बड़ा राज है। वर्मा जी, मैंने अभी भी पहले एक बात को कहा था, इसको मैं वहीं पर लेके जाना चाहता हूं जी,
कि आपको फिर उसी 77 के दौर पे जाना होगा कि जनता का एक गुस्सा दिखता है, जैसे जयप्रकाश जी का एक आंदोलन आया ना, उस समय दिख रहा था जनता, जयप्रकाश जी का एक आंदोलन आया, जनता जयप्रकाश जी के आंदोलन में जनता निकली, बिल्कुल दिखी। लेकिन जब इस तरीके का दौर आता है कि तो उस समय लेकिन एक नैतिकता थी कि चलिए जो कोई व्यक्ति है जनता का नेतृत्व कर रहा है तो उसको उसके खिलाफ खुला था कि आप इस दंड के भागी होंगे, आपने चूंकि इमरजेंसी के नियम को तोड़ा है तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और आप जेल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उस समय यह नहीं होता था कि आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपके बच्चों को सड़कों पे ले आया जाएगा। कितने लोगों पे और उसमें क्या असर है? आप लगातार किसी माफिया पर अगर कर रहा है, कोई माफिया सब अपराधी पर कर रहा है, उस पर तो लोग कह रहे हैं भाई ठीक हो रहा है, पब्लिक तो सोच रही है ठीक हो रहा है। लेकिन जब आप तमाम राजनीतिक दलों के नेतृत्व पर हमला करेंगे और उनको अनावश्यक रूप से जब राजनीतिक दुर्भावना के तहत जब आप उत्पीड़न का शिकार करेंगे तो निश्चित रूप से जनता के अंदर का जो उबाल होता है उसको मन में महसूस करता है। और वो उसका एक, चूंकि आज लोकतंत्र में हमें एक रास्ता मिल गया है, चुनाव में मशीन और हमारा बैलेट पेपर, तो अब उसका जवाब जनता मशीन और बैलेट पेपर के माध्यम से देने का काम करेगी। क्योंकि अब यह दौर दूसरा दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज सोशल क्रांति हो रही है। आज तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, पहले हमें एक पर्चा निकालना पड़ता था अपनी बात को जनता तक पहुंचाने, और बाजारों में चौराहों में एक साइकिल पे लाउड स्पीकर लगा करके और इंतजार करते थे कि बृहस्पतिवार शुक्रवार को इस कस्बे में बाजार लगेगी तो उसमें नेताजी जाएंगे और वहां पर एक तख्त लगा करके साइकिल के माइक से बोलेंगे, जितने लोग बाजार में आएंगे वो बात को सुनेंगे और फिर गांव तक चर्चा ले जाएंगे, छोटा सा पर्चा होगा, अपनी बात को लिखेंगे। आज इतना संसाधन हो गए कि तुरंत आप अपना मैटर बनाइए, सोशल मीडिया और सब बहुत सारे साधन हो गए जिनके माध्यम से आप अपनी बात को आसानी से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जनता उसको महसूस करके आपको प्रतिक्रिया भी दे रही है और वो अपनी सहमति भी जता रही है। और बहुत सारी लाइव मीटिंग का भी दौर अब शुरू हो गया, जैसा कि सरकार भी उसका उपयोग कर रही है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री भी उसका यूज कर रहे हैं और विपक्ष के लोग भी उसका यूज कर रहे हैं कि अपने लोगों से सीधे सीधे लाइव होकर के बात कर रहे हैं। उनके लोग अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में, मोहल्ले में अपनी बात को उस तरीके से पहुंचा रहे हैं। यानी जो साइलेंट एक प्रचार का तरीका होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को सुरक्षा भी देना हमारा काम है, तो लोग सुरक्षित और सावधानी तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। जनपे आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। देखिए, इमरजेंसी की तुलना आज आप नहीं कर सकते क्योंकि इमरजेंसी एक प्रताड़ना का दौर था, उसमें मीडिया को ही रोक दिया गया था। आज ऐसा तो नहीं है। अगर आज आप सोशल मीडिया है, एक बोल ले लीजिए, सोशल आप जवाब देना अगर सोशल मीडिया है, नहीं सोशल मीडिया उस समय, आज देखिए जो मीडिया है, आज भी देखना पत्रकारों की नौकरी खा जा रहे हो, आप कह रहे हो कि उनकी नौकरी चली गई, आप बड़े बड़े पत्रकार देख लिए, उनके चैनल बंद करे जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि जिस तरीके कौन सा चैनल बंद हो गया, कौन किसकी एनडीटीवी, आप बताइए क्या हाल उनके साथ कर रहे हो आप? एनडीटीवी और रवीश कुमार के साथ क्या किया, के साथ क्या किया, अभिषेक शर्मा के साथ क्या किया, क्या किया आपने? उनकी नौकरियां तक खा गए। जो ईमानदार पत्रकार जब आवाज उठाता है, आपके बैठे आका उस चैनल से निकालने को बात करवा देते हैं। आप कह रहे हो कि इमरजेंसी से पत्ता तोड़ है। पीटा गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेजने का काम किया जाता है। पूरी बात सुनिए, एक निवेदन ये है कि ठीक है, जो आप उत्पीड़न की बातें करें तो संकेत करिए, नाम न लीजिए तो अच्छा। मैं वही कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। दूसरी जैसे आपने नाम लिया, नाम मत लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने उनको आपको रोका था। एक चैनल है, कई चैनल है और तमाम पत्रकार है। मैंने तो कहा मध्य प्रदेश के अंदर समान तस्वीर देखी कि थाने के अंदर कई पत्रकारों को लाइन से खड़ा किया गया, कपड़े उतार दिए गए और उनको पीटा गया, उनको फर्जी मुकदमा जेल भेजने का काम किया, सरकार से प्रश्न पूछने का काम किया। आपने पूर्वांचल में देखा एक पत्रकार ने दाल में दिखा दी कि पतली दाल से जेल भेजने का काम किया। घर में क्या हो गया आपने? हो गया, मैं मान गया। हाँ जयप्रकाश जी, जरा संक्षेप में जी। और आप ईडी के दर की बार बार बात करते हैं, हाँ। तो भाई पार्थ चटर्जी के यहाँ या अर्पिता मुखर्जी के यहाँ ये रुपया निकल काहे आया? आया कहां से रुपया? तो आप ही तो कहते थे कि नोटबंदी के बाद सारा पैसा खत्म। भाई अब
ये नोटबंदी के बाद वाले 2000 हैं। आपकी ईडी क्या कर रही अरे थी? इतना पैसा अब अभी ED तो करे, अभी तो ED करे तो अगर उसी आप को अपने न करे तो अपने क्या करे? नेताओं के यहाँ अगर झापा डलवा ले डलवाइए। बिल्कुल आपके इससे ज्यादा पैसा अरे भाई, निकलेगा। आपको ये आपको विपक्ष के हम कर रहा हूं, निकला स्वागत है, सरकार का पैसा निकलना चाहिए, लेकिन कार्रवाई एक साथ तरफ होनी चाहिए। संजय राउत संजय राउत के विधायक हाँ, 49 आसाम से लेकर के आ रहे थे, ये पैसा किसका था? कभी कभी चर्चा करवा महाराज ने विधायकों को पैसा दिया, कहां से लाया था? बिल्कुल करो, बिल्कुल पैसा कहां से लाया था? 35 करोड़ जब आसाम में बाढ़ आई थी, आप 35 करोड़ चला जाऊं नहीं आप बोलिए, आप बोलिए जी भाई। आज रुपया निकला, संक्षेप में। हाँ, ममता बनर्जी कहते थे हम सबसे ईमानदार हैं, तो उन्होंने कार्रवाई कर दी। अरे कार्रवाई कर दी, मंत्री से बात कार्रवाई कर दिया। कार्रवाई करने से क्या होता? कांग्रेस के ने अपने 3 विधायकों को निलंबित कर दिया। निलंबित कर दिया। हाँ बिल्कुल। अगर वो पकड़ा ना जाता निलंबित ना होते। नहीं तो जब जानकारी होगी तब तो आज आपको भी है कि आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की शिकायत करिए, बिल्कुल हो रही है। कौन कार्रवाई हो रही है? अगर निकला राहुल गांधी जी ने लगातार ईडी को शिकायत लगी है। बात छोड़ो, क्या आप बिल्कुल शिकायत करिए, आप क्यों नहीं कार्रवाई? जो हम कम से कम आपके 45 नेता जिनके पास अकुल संपत्ति है, येदियुरप्पा के क्या क्यों नहीं दया आपदा डालते हैं? क्यों नहीं? जिनके पास अकुल संपत्ति है, आपका गृह मंत्री बेटा जिसके 50,000 करोड़ की संपत्ति थी, आज आपको 50 करोड़ की संपत्ति है, क्यों उसकी जांच करा रहे हो? 20 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते। आप बताइए, आप 20 आदमी लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप 20 आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, आप दबाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? आपकी सरकार क्या कर रही है? इसका दुरुपयोग कर रही है। धर्मप्रकाश, क्या विपक्ष के नेता के रूप में अरविंद केजरीवाल उभरते नजर आ रहे हैं? प्रभाव क्षेत्र बड़ा सीमित है। धोखा देने वाला व्यक्ति कभी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता। आज अन्ना कहां चले गए? अन्ना हजारे की वजह जो कुछ है अरविंद केजरीवाल बने, लेकिन पंजाब में सरकार बना ली। पंजाब में सरकार बना ली, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। अन्ना हजारे तो आपका उल्लेख किया हुआ आदमी था। गुजरात अन्ना हजारे तो उसका तो उसको क्यों कर रहे हैं? आपके लिए काम आया हुआ, झूठ बोलकर उसे तबाह करवाइए। तो उनकी किरण बेदी को आप ले गए। राज्यपाल आपने बनाया विनोद राय का कैग की झूठी रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने उसको जो बना राज्यपाल बनाया विनोद राय को। एक मिनट। हाँ, तो धर्मप्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल अब गुजरात भी चले गए हैं, हिमाचल में सब भी जगह जाना चाहिए। हाँ। वो प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रभाव होगा? मेरे हिसाब से मेरा आकलन ये है कि प्रभाव नहीं होगा। पंजाब एक एक्सेप्शन था। हाँ। पंजाब में बड़ी स्थिति खराब कांग्रेस ने की थी, वहां ड्रग माफिया वाला सारा काम था, इसलिए अकाली दल का और बीजेपी का, क्योंकि वहां अकाली दल लीड करती थी, बीजेपी गठबंधन का नियम। आपके हिसाब से अगर कौन विपक्ष में संभावित हो सकता है जो मुखर होकर के सामने आएगा आपके हिसाब से? अभी तो कोई दिखलाई नहीं पाता। फिर भी अगर भविष्य की बात सोचें, नहीं, हमें तो कोई निकट में भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। भाई यशवंत सिन्हा जी जिस प्रकार आए थे, एक उदाहरण दे रहे हैं, उसके बाद जिस प्रकार उन्होंने वो बातें कही कि साहब मैं होता तो मैं सीएए हटवा देता, अभी आप कह रहे हो कि साहब वो राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार नहीं होते। तो इस प्रकार की बातें करने वाले लोग क्या जनता को लीड कर सकते हैं? भाई जनता को लीड वही करता है जो जनता के संघर्ष करता है। भाई आज राहुल गांधी पूरे राहुल गांधी कर रहा है, आप किस पोल खोल रहे हैं? आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे अपने खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने ईडी को और पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हो, एक साल राहुल गांधी कर रहे हो और उसके बाद कर रहे हो। सत्ता परिवर्तन होगा, आपके नेता जो छोड़ भागेंगे, जिस तरह गुजराती व्यापारियों को देश बेचने का काम कर रहे हो, आपके लोग देश छोड़ने का काम करोगे। तो फिर आपको अरविंद केजरीवाल में कहीं कोई पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, इस तरह से तो आप पीछे राजनीति में जाइए जी। आपने देखिए जनता दल भी इसी तरह से बाहर आया था कांग्रेस के विकल्प के रूप में। आपने देखा होगा बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, तमाम गौड़ा जी आए थे, लेकिन उनका क्या हुआ? उसी तरह आप उसी परिपेक्ष में अरविंद केजरीवाल को भी देखिए। देखिए, एक जो पंजाबी बेल्ट थी वो पंजाब तक जाके सीमित हो गए। ठीक है, उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, ठीक है, और उसके बाद आदमी संभावनाएं देखता है। लेकिन देखिए, परिपेक्ष में आप देखिए पूरे भारत के अंदर आप अन्य राज्यों में गणना कर लीजिए तो वहां पे कांग्रेस ही मेन लीड में है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा, ये चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस
का चुनाव होगा हाँ। और यही दोनों पार्टियों के बीच में चलिए। दो गठबंधन होंगे। देखिए मैं भी बात कहना चाहता हूं, हमारे साथी बगल बैठे, हाँ। ये गठबंधनों का चुनाव होगा, चलिए। ये मोदी और राहुल गांधी का नहीं होगा, हाँ। ये दो गठबंधनों का चुनाव होगा। जो मैं कह रहा हूं यह चेहरे का चुनाव नहीं होगा, ये एनडीए और यूपीए का चुनाव होगा। उसमें जो लोग आगे आएंगे और राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर कांग्रेस के लीडर होंगे। सपा ने लीड किया, गठबंधन आपने कहा लीड किया, सपा ने किया था। अच्छा नितिन जी आप अपनी बात कहें, इसके पहले एक बात हम भी आपसे जानना चाहते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल में कोई संभावनाएं दिखाई देती, क्योंकि अभी हाल में प्रधानमंत्री का एक बयान आया था और वो कह रहे थे कि रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहें, युवाओं को उन्होंने विशेष रूप से इस दिशा में सचेत भी किया था। क्या लगता है आपको? वर्मा जी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है जी। ये नाम अछूता था अभी चर्चा में। एक तो पहली चीज जो प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, वो चूंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे कहावत है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आती, अभी आप इनका जो संकल्प पत्र था उठा के देख ले, वो सारी रेवड़ियां अपने घोषणा पत्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिया, पानी तो दिया नहीं उन्होंने। ये भी बुनियाद, अरे भाई बात को पूरा होने दीजिए। निश्चित रूप से उन्होंने नहीं किया, मैं यही कहने जा रहा हूं। राशन दे दिया भाई, वो सवाल केवल ये है ना, उन्होंने ऐसी रेवड़ी क्या बांटी आपको ये बताइए। लगातार आप देखिए, उन्होंने कहा था हम आएंगे किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त देंगे, इसको क्या कहेंगे। उन्होंने कहा था हम आएंगे 5 लड़कियों को हम स्कूटी देंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको रेवड़ी नहीं कहते क्या। उन्होंने कहा था हम आएंगे तो लैपटॉप देंगे क्या, हालांकि उन्होंने नहीं किया दिया नहीं, लेकिन ये चुनाव पूर्व इन्होंने रेवड़ी बांटने के बाद, और ये जो बार बार इसको बेचते हैं कि हमने इतने लोगों को राशन दिया, 80 करोड़ लोगों को देश में राशन बांट रहा हूं, मुफ्त बांट रहा हूं। एक तो ये बात हो गई। अब आते हैं मूल मुद्दे पे, जो आपका मूल सवाल था कि अरविंद केजरीवाल, मैं पार्टी लाइन से थोड़ा सा इसको करके बात कह रहा हूँ। ये मेरा निजी अपडेट, जो कि मैं लगातार देश के भी कई राज्यों में, क्या है, अभी दिल्ली भी था, मध्य प्रदेश भी था, ओमकारेश्वर एक कार्यक्रम में भी कथाकली होता हूँ। तो एक व्यस्त समाज, बनिया समाज जो है, उसके बीच में एक जरा सी साइलेंट चर्चा जबरदस्त उठी हुई है कि जो जीएसटी जो आई, इसको दलदल में सना हुआ हाथी कह रहे हैं वो लोग, कि जब से जीएसटी आई तो इसको जितना सुधार करने की, जितना निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये लगातार दलदल में फरे हुए हाथी के तरीके और नीचे समाता जा रहा है। और व्यस्त समाज जबरदस्त परेशान है, तो जीएसटी की व्यवस्था से, दूसरा जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेडों की अनैतिक तरीके से, और कुछ चिन्हित लोगों को, वो मैं तो निजी नाम नहीं लूंगा, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक और बड़े जबरदस्त, मतलब फाइनेंसर कह सकते हैं, बड़े लोग हैं, और उन्होंने इतना सब कुछ भारतीय जनता पार्टी किया। अभी एक सप्ताह पहले, 15 दिन पहले उनके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी जबरदस्त, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े कैबिनेट स्तर के मंत्री, इनको उनके घर हर तीसरे चौथे दिन चाय पीने आने का है, वो इस तरीके की बात से बड़ा नाराज। चूज नहीं कर रहे हैं, समुदाय चूज नहीं कर रहे हैं। ना दूसरा कारण बताया उन्होंने कि जब उनकी जो डिमांड बढ़ती जाती है कि अब ये कार्यक्रम में इतना चंदा, ये कार्यक्रम में इतना चंदा, जब तक डिमांड पूरी तब तक आप सुरक्षित हैं। जब आप उनकी डिमांड पूरी करने में असमर्थ अपने को साबित करेंगे, उसी दिन इनकम टैक्स और ईडी सीबीआई आ जाती है। तो वैश्य समुदाय का जो दिल्ली और आसपास के और गुजरात में खासतौर पर, वो वैश्य समुदाय जो थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल की तरफ अपने को डाइवर्ट करता हुआ लेके जा रहा है, ये मेरा निजी अनुभव है, मैं पार्टी लाइन पर बात नहीं कर रहा हूं। वैश्य समाज जो है आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आखिरी सवाल और एक लाइन का सवाल, एक बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने की, बड़ा अच्छा डिस्कशन किया, इसमें दो राय नहीं। धर्म प्रकाश जी, 2009 में मोदी बनाम क्या होगा? 2009 में, ओह सॉरी 2024 में मोदी बनाम हाल होगा। मोदी विल लीड, मोदी लीड करेंगे, बाकी सब उनका पीछे पीछे हल्ला मचाते रहेंगे, प्रभाव कहीं है नहीं, जनता खुश है मोदी से, ठीक बात होगा। चलिए कोई नहीं है। तो फिर आप बताइए 2019 में मोदी बनाम, देखिए 2022 में जो इनका अहंकार है, वो अहंकार जनता तोड़ने जा रही है। और निश्चित तौर पर मैं अन्य दलों की बात नहीं करता हूं, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी एक सशक्त उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। और मोदी बनाम राहुल है जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ये मोदी बनाम राहुल होगा। और ये चुनाव पूरे भारत में एनडीए बनाम यूपीए होगा। ठीक है नितिन भाई, आखिरी सवाल। अंत में एक बात कहना है कि जैसे कि आपने 2004 में आपने देखा था
कि 2004 के बाद से 10 साल जब अटल जी की सरकार गई और माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, तो उस समय प्रधानमंत्री जी का कोई चेहरा नहीं था। मनमोहन सिंह जी का पूरे देश में जो चुनाव हुआ था वो कांग्रेस के नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन जब चुनाव का दौर आया तो एक नया नाम आ गया। तो देखिए, आज मैं नाम पर तो कोई चर्चा नहीं करूंगा कौन प्रधानमंत्री होगा, लेकिन यह तय है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो आग प्रदेश में लगी हुई है और जिस तरीके से खासतौर पर एक बेस वोट होता था वैश्य समाज और दूसरी दिशा में भाग रहा है, जो अपने को पीड़ित और शोषित मान रहा है, वो एक बड़ा बदलाव का कारण बनेगा। और बाकी अन्य पिछड़े दलित तो इनसे उकता चुके, चूंकि उनके बच्चे भुखमरी का शिकार हैं। आज जो बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है देश। माने आपके हिसाब से मोदी बनाम वैश्य होगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं जाति पर नहीं कहा, मैं जाति पे जो बेस का वोट होता था वो मैंने अभी जो कहा कि जैसे आपने एक नाम नेता का लिया, मैं बार बार उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो उस जो भारतीय जनता पार्टी का बेस हुआ करता था, आज वो बेस खिसकता नजर आ रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का बेस नहीं रहेगा तो लड़ाई किस पर लड़ेगी? दलित पिछड़ों को बैसाखी के सहारे कब तक आप गुमराह करेंगे लोगों को? अब वो इनका मोह भंग हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मप्रकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन भाई आपको भी और तुफैल जी आपको भी। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से आज प्रस्तुत किए, लेकिन अभी सब कुछ जरा अनिश्चितता में है कि मोदी बनाम क्या होगा। लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि मोदी बनाम आल है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।